हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि ये जो गांव है इसके आसपास और भी गांव है, और ये एक शहर से जुड़ा है, एक सड़क से, जो कि ऑल वेदर रोड है। उसके अलावा हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हम लोगों ने देखा था फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो है फार्मिंग वहाँ का मेन एक्टिविटी है। तो वहाँ के जो 75% लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, यानी कि खेती करते हैं, राइट। एंड वहाँ पे 75% लोग जो हैं खेती पर डिपेंड करते हैं, फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं अपना जीवन यापन के लिए। और उनमें से जो लोग हैं, लोग जो है वहाँ पे फार्मर्स हो सकते हैं या फिर फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। ठीक है, द वेल बींग ऑफ दोज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑन द फार्म्स, यानी कि वो लोग कितने अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि उनका फार्म में यानी उनकी खेती में कितनी अच्छी प्रोडक्शन हो पा रही है, राइट। बट रिमेंबर दैट देर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स। तो यहाँ पर हमारी कुछ लिमिटेशंस भी है प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन करने में। तो हमें ये पता है कि लैंड एरिया जो है, जो ज़मीन है, जो एरिया है, वो हमारा लिमिटेड है, राइट। 1960 से 1960 से क्या हो रहा है पालमपुर में, वहाँ की ज़मीन में कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ के लैंड में कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। जितना लैंड था उतना ही लैंड में अभी भी कल्टीवेशन हो रहा है, उतने ही लैंड में अभी भी खेती हो रही है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। हाँ, लेकिन तब तक में कुछ और लैंड जिस पर खेती नहीं होती थी उन्हें अब कन्वर्ट कर दिया गया है कल्टीवेबल लैंड में। कल्टीवेबल लैंड मतलब हो गया ऐसा लैंड जिस पर कल्टीवेशन होता हो। उसके अलावा अब वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है कि अब जो है फार्म लैंड को या प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, राइट। अब वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। सो हमारे पास अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कि कोई भी इंसान सेम लैंड में, सेम ज़मीन पर ज़्यादा उपजा सकता है, ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। सो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पालमपुर में जिस तरह की जो क्रॉप्स ग्रोइंग फैसिलिटी है, क्रॉप्स ग्रोइंग का सिस्टम है, तरीका है, और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, उसको अगर कंपैरिजन किया जाए तो उत्तर प्रदेश के एक गांव से वो मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्या है कि अब पालमपुर की अगर बात करें तो ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितना भी लैंड है वहाँ पर सारे लैंड पर कल्टीवेशन हो रही है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड वहाँ पर अब बेकार नहीं पड़ा हुआ है। अगर रेनी सीज़न की बात करें तो रेनी सीज़न में जो है खरीफ टाइप के क्रॉप्स को उपजाया जाता है। तो खरीफ टाइप के क्रॉप्स में क्या होता है, ज्वार एंड बाजरा आता है, राइट गाइज। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना कि खरीफ क्रॉप में क्या आता है, ज्वार आता है और बाजरा आता है, राइट। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। तो इन प्लांट्स को हम लोग यूज करते हैं कैटल को फीड करने के लिए। कैटल मतलब जो गाय भैंस किसान पालते हैं उन्हें हम लोग कैटल कहते हैं, राइट। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। यानी इसके बाद खरीफ फसल जो यहाँ पर ज्वार और बाजरा उन लोगों ने उपजाया, अब उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो की कल्टीवेशन करते हैं, पोटैटो की खेती करते हैं, राइट। In the winter season, rabi fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and then sell surplus wheat at the market at Raiganj. So अब क्या होता है कि विंटर सीजन में वो लोग क्या करते हैं, रबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसे भी याद रखिएगा गाइज, विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है और
रबी क्रॉप्स का एग्जांपल है हमारा वीट। विंटर में तो फार्मर्स पालमपुर की फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, वीट ग्रो करते हैं। अब जो वीट हमारा प्रोड्यूस होता है, वीट प्रोड्यूस्ड जो वीट प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, तो उसको कुछ कुछ अमाउंट उसका फैमिली के लिए रख लेते हैं, फैमिलीज के कंजम्पशन के लिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है उसे सरप्लस खा जाता है। जो एक्स्ट्रा बचता है उसे खाया जाता है सरप्लस वीट, राइट। तो सरप्लस को जो है मार्केट में रायगंज में जाकर बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। लैंड एरिया का कुछ पार्ट को जो है शुगर केन के लिए भी डिवोट किया गया है, और उसे हर साल हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन ईयरली प्रोड्यूस होता है, राइट। और शुगर केन जब कच्चा होता है तो शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज अ जगेरी, तो शुगर केन को जो है या तो उसके कच्चे फॉर्म को, या तो उससे जगेरी बनाकर, जगेरी मतलब होता है शक्कर या गुड़ जिसको आप लोग बोलते हो। सो उससे वो लोग क्या करते हैं, शुगर केन को रॉ फॉर्म या जगेरी को बेच देते हैं शाहपुर के ट्रेडर्स को, शाहपुर के व्यापारियों को, राइट। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation। तो फार्मर जो है अलग अलग 3 तरीके के जो क्रॉप हम लोगों ने भी देखा, खरीफ, रबी, और तीसरा हम लोगों ने देखा शुगर केन, और उसके अलावा एक और देखा हम लोगों ने पोटैटो। सो यहाँ पे है द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर। तो एक ही ईयर में जो है 3 अलग अलग टाइप के क्रॉप फार्मर्स जो है उपजा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का, यानी सिंचाई की अच्छी सुविधा है। इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी जो है समय पे आ जाती है। सो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है, इसका मेजर असर पड़ता है वहाँ के इरिगेशन पर। तो पहले क्या यूज़ होता था, पर्शियन व्हील्स यूज़ होता था, और उसके हेल्प से फार्मर्स क्या करते थे, पानी को खींचते थे वेल से यानी कुएं से, और छोटे मोटे जो फील्ड थे उसकी सिंचाई करते थे। अब लोगों ने देखा कि पीपल साव दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरीगेट मच, यानी कि जो ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिक से रन होते हैं वो ज़्यादा इरीगेट कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, ऐसा लोगों ने पाया, राइट। और उसके अलावे लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, यानी कि बड़ा लैंड को जो है आसानी से अफेक्टिवली जो है कल्टीवेट किया जा सकता था, यानी इरीगेट किया जा सकता था। सो अब क्या होता है, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वी आर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो तब क्या होता है कि कुछ ट्यूबवेल्स को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, यानी ट्यूबवेल लगाया जाता है। अब क्या होता है कि फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, फार्मर्स जो है अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगवाते हैं। और मिड 1970s का मतलब हुआ 1970 से लेकर 1980 के बीच का टाइम। तो मिड 1970s में क्या होता है कि इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वा इज इरीगेटेड, यानी कि जो टोटल कल्टीवेशन का एरिया था उन लोगों का वो था 200 हेक्टेयर्स, और पूरा एरिया को इरीगेट कर लिया गया था। कब, तो 1970s के मिड में, राइट। So guys, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग का, राइट। तो क्या है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक ही साल में किसी एक पार्टिकुलर ईयर में अगर आप मोर देन वन क्रॉप यानी एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, राइट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। किसी भी पार्टिकुलर गिवन लैंड पर ये जो है सबसे कॉमन तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो फार्मर्स हैं पालमपुर के वो कम से कम 2 मेन क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, यानी कि एज अ थर्ड क्रॉप जो है वहाँ पर क्या ग्रो कर रहे हैं लोग, पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था अभी कि खरीफ था जो कि समर सीजन में था, और रबी था विंटर सीजन में। तो रबी में क्या आता है, हमारा वीट आता है रबी में, और खरीफ में आता है हमारा बाजरा और ज्वार भी आता है,
राइट। उसके अलावा वो लोग ग्रो कर रहे थे अब पोटैटो को भी अक्टूबर नवंबर के मंथ में, और ये शुगर कैन था जो कि ईयरली प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। सो गाइज यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग 1950 से 1951 के बीच में 129 कल्टिवेटेड एरिया जो था 129 मिलियन हेक्टेयर था, और उसी तरह से ये डाटा 2014-15 तक दिया गया है जो कि बढ़कर हो गया 155 मिलियन हेक्टेयर, राइट। सो यहाँ कहा जा रहा है यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आपने यहाँ देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाने का एक तरीका क्या देखा अभी हम लोगों ने, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप करना, मतलब क्रॉप का उपजाना एक ही ईयर में। अगर हम दो से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हायर यील्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम लोग यूज करते हैं। यील्ड जो होता है यानी प्रोडक्शन को जो मेज़र करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, यील्ड क्या होता है कि क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। किसी सिंगल सीजन में जो टोटल क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग यील्ड कहते हैं। टिल द मिड 90s, टिल द मिड 1960s, the seeds used in cultivation were ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिविटी लो यील्ड्स। यानी कि 1960s के मिड में जो सीड्स यूज होते थे कल्टीवेशन में, ठीक है, तो वो थे ट्रेडिशनल सीड्स, जो परंपरागत सीड्स को यूज कर रहे थे लोग, वही यूज होते आ रहे थे 1960s तक, ठीक है। और उसमें क्या होता था, उसमें जो प्रोडक्शन होता था, यील्ड होता था, वो कम होता था, राइट। तो ट्रेडिशनल सीड्स में इरिगेशन जो था कम चाहिए होता था, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। और जो फार्मर्स थे वो क्या यूज करते थे, काव डंग यूज करते थे और नेचुरल मैन्यूर यूज करते थे फर्टिलाइज़र के लिए। फर्टिलाइज़र के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, काव डंग एंड नेचुरल मैन्यूर यूज करते थे, राइट। ऑल दिस वेयर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। सो ये तो सबके पास अवेलेबल होता था ना, जो लोग परचेज नहीं भी कर पाते थे तो उनके पास भी अवेलेबल होता था काव डंग और नेचुरल मैन्योर वगैरह, ठीक है। अब देखिए 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, लेट 19th सेंचुरी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग द हाई इल्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड। हाई इल्ड वेराइटी ऑफ सीड, HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई इल्डिंग वेराइटीज़। सो 1960s में 1960s लेट 1960s का मतलब हुआ कि 1970 के करीब वाला ईयर, ठीक है। सो उस टाइम में क्या होता है, हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है जिसमें कि वीट का कल्टीवेशन जो हो रहा है, तो उस कल्टीवेशन में हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ किया जा रहा है, HYV सीड्स को यूज़ किया जा रहा है। यानी कि जिसका इल्ड ज़्यादा होता है, जिस सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसे हम लोग कहते हैं HYV सीड्स। सो HYV सीड्स क्या होता है, हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसका इल्ड जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन में। ट्रेडिशनल सीड क्या होता है, जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, एक परंपरा से जो सीड्स यूज करते आ रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल सीड्स, राइट। तो HYV सीड में क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता था ज़्यादा अमाउंट, ग्रेन का ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता था एक सिंगल प्लांट से। आप अगर दो प्लांट लें, ठीक है, एक प्लांट होगा नॉर्मल वाला, एक प्लांट है आपका नॉर्मल प्लांट, राइट, और दूसरा प्लांट हम लेते हैं HYV वाला प्लांट, HYV वाला प्लांट। तो इसमें क्या होता था, HYV वाले जो होते थे इसमें ग्रेन्स की अमाउंट होती थी ज़्यादा, ठीक है, इसमें ग्रेन्स की अमाउंट ज़्यादा होती थी। और जो नॉर्मल होते थे, तो नॉर्मल वाले में क्या होता था, ग्रेन का अमाउंट कम होता था, राइट। तो यही डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पर ये था कि HYV सीड्स जब हम लोग यूज करते थे उस टाइम वाटर उसमें ज़्यादा चाहिए होता था इरिगेशन के लिए, उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा चाहिए होता था।
और उसमें पेस्टिसाइड्स भी यूज करना होता था। पेस्टिसाइड्स होता है पेस्ट को किल करने वाला जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल, उसे हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड होता है पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्ट होता है जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद कर सकते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, राइट। तो हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। तो क्या क्या यूज करना पड़ता था हायर यील्ड के लिए? HYV सीड्स के अलावे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, राइट। ये आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में। जब हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला तो है हमारा HYV सीड्स, राइट। उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र, उसके बाद आता है पेस्टिसाइड्स, राइट। उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन के लिए यहाँ पर डैम्स यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और पंप सेट्स भी यूज करते हैं या फिर कैनल्स यूज करते हैं, राइट। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम फार्म मशीनरी यूज करते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स थे, उन लोगों ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज किया इंडिया में। और जो फार्मर्स थे इन रीजन्स के, वो लोग ट्यूबवेल को यूज करना शुरू किए। उन लोगों ने ट्यूबवेल को यूज करना शुरू किया जो कि और एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड है, HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया। उनमें से कुछ लोगों ने फार्म मशीनरी खरीदा, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेसर्स हो गए। थ्रेसर्स होता है ग्रेन सेपरेट करने के लिए, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। तो उससे हमारा प्लगिंग क्या हो गया, ट्रैक्टर से क्या हो गया, प्लगिंग होने लगा, और हार्वेस्ट करने के लिए थ्रेसर जो है काम में आने लगा और ये फास्टर होने लगा। दे वियर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट। तो इस वजह से क्या होने लगा, अब जो वीट का जो हमारा हार्वेस्टिंग था वो फास्ट होने लगा था और यील्ड ज़्यादा हो गया था, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था। सो गाइज आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।